त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदानगे। अर्थात तुम समस्त देवों की जननी तथा यज्ञ की कारण रूपा हो और समस्त तीर्थों की महातीर्थ हो। तुमको सदैव नमस्कार है। हमारे वेदों में उल्लेख है कि ये धरती हमारी माँ है। ये धरती हम मनुष्यों का पालन एक माँ की तरह ही करती है, इसलिए हम भी उसे उतना ही सम्मान देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार गाय को भी माता के समान सम्मान दिया जाता है, इसलिए गाय को गौ माता कहकर पुकारते हैं। कहते हैं जिस घर में गाय निवास करती है एवं जहाँ गौ सेवा होती है उस घर से समस्त समस्याएं कोसों दूर रहती हैं। प्राचीन काल की बात करें तो उस समय गौ सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी। जिस घर में गाय या फिर गौशाला होती थी वो धनी व्यक्ति माना जाता था। मतलब जिस घर में या राज्य में या फिर जिस देश में जितनी गाय वो उतना ही धनी था। लेकिन बदलते समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव आया। गायों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई। ये काफी गंभीर विषय था। फिर सोच विचार के बाद इस ओर भारत सरकार ने कदम बढ़ाया। इनके संरक्षण के लिए कार्य शुरू किए गए। कई संस्थानों की स्थापना की गई। उसी में से एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, यानी केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान, जिसकी आधारशिला रखी गई मेरठ की ऐतिहासिक धरती पर। आपको बता दें कि इस संस्थान की स्थापना 3 नवंबर 1987 को प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑन कैटल के नाम से की गई थी। फिर इसका नाम बदलकर केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। ये संस्थान मवेशियों में सुधार कर उच्च उत्पादकता और लाभप्रदता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है। इस संस्थान का उद्देश्य है कि नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास कर और जर्म प्लाज्म सुधार से उत्पादकता और मुनाफे को बढ़ाया जा सके। ये संस्थान इसी दिशा में निरंतर कार्यरत है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में रुख करते हैं इसी संस्थान का, ब्यौरा लेते हैं यहाँ हो रहे गौवंश विस्तार के कार्यों का। साथ ही आपको भी जागरूक करते हैं गायों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति। ICAR का इतना बड़ा संस्थान है CIRC, तो चलकर जायजा लिया जाए कि क्या परिवर्तन आया है इसकी स्थापना से लेकर अभी तक के सफर में। संस्थान की स्वच्छता और शांतिपूर्ण माहौल ही बयां कर रहा था। यहाँ हर काम सलीके से योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। यहाँ पहुंचकर जाना कि गायों के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं देसी नस्लों का सुधार, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक, वीर्य उत्पादन एवं वितरण, चारा एवं खाद प्रबंधन, गौवंश में पोषण प्रबंधन, गौवंश में रोग प्रबंधन, किसानों का प्रशिक्षण। इन सब क्षेत्रों में ये संस्थान कार्य कर रहा है। तो एक एक करके यहाँ के सभी विभागों का दौरा करते हैं, वैज्ञानिकों से रूबरू होते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ के निदेशक महोदय से, जानते हैं अब तक के सफर
उपलब्धियों और उद्देश्यों के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो एनिमल साइंस डिवीजन है उसके अंतर्गत केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान एक संस्थान है जो भारतवर्ष में एकमात्र संस्थान के रूप में काम कर रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है गोवंश के ऊपर सर्व प्रकार का रिसर्च और अनुसंधान करके कैसे गोवंश की सर्वांगीण उन्नति हो सके। हमारा संस्थान ने गोवंश की आनुवंशिकी का उन्नयन, पोषण, पशु प्रबंधन, इनका जो बीमारी होता है इसके बारे में तथा जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहा है। संस्थान के प्रमुख कार्यों में शामिल है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। ये पशु प्रजनन की एक नवीन तकनीक है जिससे उत्तम श्रेणी के दुधारू पशु और उच्च कोटि के सांड के नस्ल सुधार के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ता है। इस तकनीक के कई लाभ हैं, जैसे उच्च गुणवत्ता के नर और मादा से प्राप्त संतान में आनुवांशिक सुधार, उच्च गुणवत्ता की संतान का व्यापक प्रसार, कम समय में उच्च गुणवत्ता की मादा से अधिकाधिक संतान प्राप्त करना। सामान्य तौर पर एक गाय एक वर्ष में एक बच्चा पैदा करती है, लेकिन इस तकनीक से एक गाय से वर्ष में लगभग 10 से 15 बच्चे प्राप्त किए जाते हैं। अनेक फायदों के साथ इस तकनीक की कुछ सीमाएं भी हैं और विभिन्न चरण भी। आइए उनके बारे में जानते हैं यहाँ के वैज्ञानिक से। विशेष तौर पर हमारे इस प्रयोगशाला में साहिवाल नस्ल को डोनर के रूप में उपयोग करके और फ्रिजवाल नस्ल की ग्राह्य या जो हम कहते हैं कि सरोगेट दाई माताओं के रूप में उपयोग करके भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा एक साल में एक गाय से 8 से 10 बच्चे हम उत्पन्न कर सकते हैं और हम इसी दिशा में कार्यरत हैं। गोवंश के योनि भ्रंश अथवा गर्भाशय भ्रंश के संबंध में हमने 2 पेटेंट कराए हैं, जिससे कि योनि भ्रंश अथवा गर्भाशय भ्रंश को रोकथाम के लिए हमने उसमें कार्य कर रहे हैं, जो अब किसानों के लिए भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इससे भी जो प्रजनन क्षमता में सुधार होने के पूरी संभावना रहती है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की प्रजननशीलता को बढ़ा सकें। अच्छी नस्ल के बछड़ा या बछिया मिले, इसके लिए अच्छे वीर्य का होना अति आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से भी ये संस्थान काम में लगा है। वीर्य उत्पादन कैसे हो, साथ ही उसका सही तरह से संरक्षण किया जा सके, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपना रहा है ये संस्थान, आइए जानते हैं। इस प्रयोगशाला में हम फ्रिजवाल नस्ल और साहिवाल नस्ल की गाय बूल से हम सीमेंट कलेक्शन करते हैं और उसका हम पहले कलेक्शन करने का पहले हम बूल का बढ़िया तरीका से हम उसको साफ सफाई करके सीमेंट कलेक्शन करते हैं ताकि उसमें विषाणु का मात्रा कम हो। सीमेंट कलेक्शन आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड से हम लोग करते हैं। सीमेंट कलेक्शन के बाद उस सीमेंट को हम प्रयोगशाला में इवैल्यूएशन करते हैं। जांच के बाद जिस सीमेंट सैंपल में 70% या अधिक उसका इनिशियल प्रोग्रेसिव मोटिलिटी पाया जाता है, हम उसी सीमेंट सैंपल को हम प्रोसेस करके सीमेंट का स्ट्रॉ बनाते हैं। सीमेंट का स्ट्रॉ बनाने के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक जो मशीन है उसी में हम लोग उसको फिलिंग, सीलिंग और प्रिंटिंग का काम करते हैं। उसके बाद उसको हम इक्विलिब्रेशन के लिए कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट का अंदर 4 घंटा उसको रखते हैं। 4 घंटा रखने के बाद उसको हम फ्रीजिंग करते हैं और -140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आने के बाद उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन जिसका तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसी में हम स्थानांतरित करते हैं। और इस जो फ्रोजन सीमेंट है
इसको गुणवत्ता जांचने के लिए हम पोस्ट थॉ मोटिलिटी और उसका क्वालिटी कंट्रोल असेसमेंट हम करते हैं। जो सीमेंट सैंपल पोस्ट थॉ मोटिलिटी 50% या अधिक होता है, हम उसी को भविष्य में प्रयोग करने के लिए हम उसको सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद उसका क्वालिटी असेसमेंट होता है, जिसमें हम होस्ट, एक्रोजोमल इंटीग्रिटी, ये सारे पैरामीटर हम देखने के पश्चात उसको हम तय करते हैं कि ये जो सीमेंट का स्ट्रॉ है वो प्रयोग में आएगा और नहीं आएगा। जो सीमेंट स्ट्रॉ हमारा क्वालिटी पैरामीटर क्वालिफाई करते हैं, माइक्रोबियल लोड भी जिसमें कम होता है, हम उसी को इसको सिलेक्ट करते हैं। इस संस्थान में देसी गौवंश के आनुवांशिक सुधार के लिए भी कार्य हो रहा है। वैसे तो देश में कई उत्तम नस्लें हैं गायों की, जैसे गायों की नस्लें गिर, कांकरेज, साहिवाल, थारपारकर, राठी, हरियाणवी। लेकिन इस संस्थान में मुख्य रूप से गिर, कांकरेज और साहिवाल पर कार्य हो रहा है। यहाँ पर इन नस्लों पर पिछले 10 वर्षों से संतति परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शोध किए जा रहे हैं, ताकि इनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके और प्रथम ब्यात की अवधि कम हो सके। किस तरह से ये कारगर साबित हो रहा है, आइए जानते हैं इस विभाग के वैज्ञानिक से। इस संस्थान केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत देसी गौ नस्लों के ऊपर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में 3 प्रमुख नस्लों में साहिवाल, कांकरेज और गिर, तीनों में कार्यक्रम पिछले 2010 से संचालित किया जा रहा है। आनुवंशिक सुधार में देखें तो उच्च कोट के सीमेंट भी फार्मर्स को और स्टेक होल्डर्स को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ से भी उपलब्ध करा रहे हैं और जहाँ पर ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, परियोजना वहाँ के माध्यम से भी दिया जा रहा है। इस परियोजना में अभी तक देखें तो हमारी जो पहले चरण में जो हमारी बछियाँ थी, उनका उत्पादन वहाँ के बेसलाइन जो सर्वे था उससे बहुत अच्छा है और उनका औसत उत्पादन साहिवाल में देखें तो लगभग 2000 किलो और इसी तरह से आप कांकरेज में देखें उसमें भी करीब 2400 के आसपास और गिर में लगभग 2560 किलो प्रति ब्यात जो प्रथम ब्यात में प्राप्त हुआ है। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। CIRC के अहम कार्यों में सम्मिलित है पोषण प्रबंधन भी, जिसके लिए पशु पोषण एवं प्रबंधन प्रभाग काम कर रहा है। गौ नस्ल के विभिन्न वर्ग के पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही अच्छी उत्पादकता प्राप्त करने के उद्देश्य से ये प्रभाग प्रयासरत है। इस प्रभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं: उन्नत और संतुलित पशु आहारों तथा पोषाहार तकनीकों का विकास करना, पशु आहार की गुणवत्ता परीक्षण करना, आधुनिक पशु पोषण तकनीक और ज्ञान का प्रसार करना। इन अहम पहलुओं पर इस संस्थान में किस तरह से हो रहा है काम, जानते हैं प्रभाग के वैज्ञानिक से। पशु पोषण प्रभाग में हमारा जो काम है वो पशुओं की आहार से संबंधित है। इसमें क्या हम सब पशुओं की जो भी प्रजातियां और उनके अलग अलग अवस्था के अनुसार उनकी आहारीय
जो आवश्यकताएं हैं उनको पहले हम डिटरमाइन करते हैं, फिर उसके बाद उस तरह का आहार तैयार करते हैं जाकि जिससे कि पशु की गुणवत्ता, जो उत्पादन की गुणवत्ता, उसमें सुधार हो सके और उससे अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके। पशुओं का नस्ल सुधार हो, नई तकनीकों का विकास हो, पशु का आहार हो, इन सभी दिशाओं में तो यहाँ के वैज्ञानिक शोध कर ही रहे हैं। इसी तरह पशुधन उत्पादन प्रबंधन पर भी यहाँ जोर दिया जा रहा है। तो आइए रुख करते हैं वैज्ञानिक का, जानते हैं उनसे इसकी महत्ता के बारे में और यहाँ पर किए जा रहे प्रयासों के बारे में। हमारे देश में एकमात्र संस्थान है जो गौवंश के ऊपर काम करता है। हमारे संस्थान में गाय जो फ्रीजवाल नस्ल और साहिवाल नस्ल की रखी जाती हैं और हमारे यहाँ सांड भी उत्तम कोटि के फ्रीजवाल नस्ल के और साहिवाल के सांड भी रखे जाते हैं। तो हम किसान भाइयों को ये बताते हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण भी देते हैं कि जो हमारा पशुधन है हम उनका उचित प्रबंधन जो वैज्ञानिक रीति आधारित कैसे करते हैं। तो उस प्रबंधन में हम यहाँ किसान भाइयों को, जो हमारे और भी स्टेक होल्डर आते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि पशुओं को इस तरह का एक आवास जो अनुकूल है, जो हमारा साइंटिफिक रिकमेंडेशन का जो हाउसिंग है वो ये प्रोवाइड करनी है हमें। जैसे कि हमारा जो छत वाला हिस्सा वो 3.5 वर्ग मीटर का और जो खुला है वो लगभग 7 वर्ग मीटर का, इतना स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि गाय स्वस्थ रहे और उनको जो आवास है वो एकदम अनुकूल, जो उनको स्वच्छ वायु प्रकाश मिलता रहे। और शेड में जो हमारे यहाँ नालियाँ हैं, खुली नालियाँ हैं, उसमें एक ढलान है तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी। और जैसे गौवंश से आजकल देखा होगा कि थनैला भी बहुत हो जाता है, तो पशुओं की पूरी साफ सफाई होती रहे। जो स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करते हैं तो उनको समय पर टीकाकरण होता रहे और इलाज होता रहे। जो बीमार पशु हैं उनको तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाएं और स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें। ये एक जिम्मेदारी बनती है और ऐसा करते हैं तो हम बताते हैं कि पशु स्वस्थ रहेगा। हमारे केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान से एक स्वास्थ्य पत्रक हमने एक जारी किया है जो किसान ले सकते हैं और उसमें जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और किसान अगर पशुओं का ये प्रबंधन यहाँ आके प्रशिक्षण लेंगे तो उनको बहुत लाभदायक होगा और वो फायदा उठाएंगे। ये संस्थान 3 दशकों से भी ज्यादा समय से कार्यरत है। कई उपलब्धियां रही हैं यहाँ की। इन्हीं में से एक है फ्रिजवाल बुल्स का क्षेत्र संतति परीक्षण। ये अपने आप में एक अनूठी पहल थी और इस पर अभी भी लगातार काम किया जा रहा है। क्या उद्देश्य था इसका, क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई इस टेस्टिंग से, आइए जानते हैं। हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम बुलों को, जो फ्रीजवाल बुल से उसकी बेस्ट बुलों का चयन करते हैं। उसमें चयन करने का तरीका ये होता है कि हम जो गांवों में, हमारा ये प्रोजेक्ट 4 स्टेट में चल रहा है, पंजाब में, केरल में, पुणे महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में। तो हम चारों स्टेट में हमारा करीब 80,000 फार्मर्स हमारे पास रजिस्टर्ड है। उनके जो गाय है, क्रॉस ब्रीड गाय है, उनसे हमारा ये बुलों का सीमेन हम इस्तेमाल करते हैं। और उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे का मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, करीब 15 से 30 किलो 40 किलो तक होता है। और उनके बेसिस पे हम बच्चों को, उन बुलों को चयन करते हैं उनके बच्चों का मूल प्रोडक्शन का तहत। बढ़ती हुई दूध की मांग को पूरा करने के लिए प्रयास तो कई किए गए और किए भी जा रहे हैं। फ्रिजवाल नस्ल जो एक दुधारू नस्ल है, इन्हीं प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। फ्रिजवाल गायों में फ्रिजियन का रक्त स्तर 62.5% और साहिवाल का स्तर 37.5% होता है। किस तरह से इसका विकास हुआ और कैसे बदलाव आया, आइए जानते हैं यहाँ के विशेषज्ञ से। हमारे संस्थान नित्य नए नए शोध करके किसानों को अधिक लाभकारी गौ नस्लों का विकास कर रहा है और इसी क्रम में संस्थान ने भारतीय सैन्य फार्मों के साथ मिलकर के फ्रिजवाल नस्ल का विकास किया है। फ्रिजवाल नस्ल का विकास करने के लिए विदेशी नस्ल होस्टन फ्रिजियन और देसी नस्ल साहिवाल को क्रॉस करके इसका डेवलपमेंट किया गया। गायों का दूध उत्पादन बढ़े, ये तो अहम मुद्दा है। साथ ही ये भी उतना ही जरूरी है कि हमारे पशुपालकों को पता हो कि गौमूत्र और गोबर का प्रबंधन कैसे करें। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गौमूत्र और गोबर का औषधीय महत्व होता है।
साथ ही इनका उपयोग खाद निर्माण में भी किया जाता है, जिसका प्रशिक्षण भी इस संस्थान में किसानों को दिया जाता है। यहाँ पर जैविक खेती के लिए केचुआ खाद कैसे बनाएं, ये भी सिखाया जाता है। साथ ही ये किसानों को उपलब्ध भी करवाई जाती है। तो आइए अब एक बार फिर यहाँ के वैज्ञानिक का रुख करते हैं, उनसे पूरी की पूरी प्रक्रिया समझते हैं। मैं अभी आपको, क्योंकि केंद्रीय गोवंश है, गोवंश के लिए है, और गोवंश में जो गोवंश के उत्पाद होते हैं, आपने दूध का सुना होगा, गाय के दूध के उसके प्रोडक्ट सुने होंगे, दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें होंगी। पर लेकिन जो इसका वेस्ट होता है, जो गोबर होता है, उससे क्या क्या लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जो गोबर है, जो गाय हमारी मित्र है, और उससे उसका जो वेस्ट है, कोई भी चीज़ उसकी वेस्ट नहीं होती है। तो हमने उस गोबर से जैविक खाद कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे अपनी पूरी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई हुई है, जैविक खाद की एक यूनिट लगाई हुई है। इसके लिए हमें करना क्या होता है, जो हमारा ताज़ा गोबर होता है उसके अंदर मीथेन गैस होती है। उस मीथेन गैस को उससे निकालने के लिए 4 से 5 दिन हम उसे बाहर रखते हैं, सुखाते हैं, और उसमें उसकी जो गैस होती है वो निकल जाती है। उसके बाद हम उनको यहाँ पे क्यारी बनाते हैं 4 से 5 फुट, उसकी जो गहराई होती है 1 से 1.5 फीट रहती है। इसमें सबसे पहले हम उसमें गोबर को डालते हैं। उसके बाद जो हम उसमें उसे कल्चर होता है, कल्चर का मतलब होता है जो हमने उससे पहले जो वर्मी कंपोस्ट बनाया होता है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो कुकुन होते हैं वो उसमें उसी एनवायरनमेंट में, उसी माहौल में, जैसे उसमें गर्मी है, जैसे भी है, उसमें वो पनपते हैं। साथ ही में जो हमारे यहाँ केंचुए होते हैं, हम उन केंचुए को भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते में पूरी तरीके से जैविक खाद तैयार हो जाता है। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर, कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें। अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। इस संस्थान में पशुओं के रोग प्रबंधन पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि गौवंश पशुओं को कई बीमारियां प्रभावित करती हैं, जिनमें प्रमुख हैं खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़िया यानी ब्लैक वाटर, संक्रामक गर्भपात यानी ब्रुसेलोसिस, थनेला, लंपी स्किन डिजीज। इन गंभीर बीमारियों के क्या लक्षण हैं, कैसे इनसे बचाव किया जाए, और अगर फिर भी संक्रमण हो जाए तो कैसे रोकथाम हो, इन सब पर यहाँ जानकारी सभी तक पहुँचाई जाती है। कैसे ये संभव होता है, आइए जानते हैं यहाँ के पशु चिकित्सा औषधि विज्ञान के वैज्ञानिक से। पशुओं की एक महत्वपूर्ण बीमारी है खुरपका मुंहपका, फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं इसे, FMD। ये विषाणु जनित रोग है और देश के विभिन्न हिस्सों में हर साल फैलता है। इसमें पशु को बुखार आता है, पशु के मुंह में और खुरों में छाले पड़ जाते हैं और दुधारू पशु का दुग्ध उत्पादन बिल्कुल घट जाता है। हमारे देश में इस बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने खुरपका मुंहपका उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत साल में 2 बार इस बीमारी के लिए सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाता है। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध रहता है कि वो जब भी सरकारी टीम उनके यहाँ आती है तो उनका सहयोग करते हुए इस बीमारी का टीकाकरण कराएं और इससे होने वाले आर्थिक नुकसान से अपने को और अपने पशुओं को बचाएं। CIRC केवल शोध में ही नहीं जुटा हुआ, बल्कि किसानों और हमारे पशुपालकों को, साथ ही हमारे युवाओं को
और इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भी प्रशिक्षित कर रहा है। विभिन्न कृषि विद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं इस संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आइए उन्हीं में से कुछ छात्रों से रूबरू होते हैं, उनके अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। हमें ये बताया गया कि रासायनिक खेती कितनी नुकसानदायक है और जबकि जो प्रौद्योगिक खेती है हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। रासायनिक खेती अक्सर हमारे को आजकल कैंसर और दूसरी बीमारियों का जायका बन रही है, लेकिन आजकल प्रौद्योगिक खेती की वजह से अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे कई सारे सेमिनार समय समय पर यहाँ पर होते रहते हैं, जिसका लाभ उठाने के लिए हम छात्र और हमारा छात्रगण बार बार यहाँ पे आते रहते हैं और नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है और इन सब से मिली हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम जाते हैं और जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ तक भी हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने जिक्र किया था कि इस संस्थान द्वारा किसानों और हमारे पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीके से गाय पालन की जानकारी दी जाती है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो भी इस प्रणाली में बदलाव लाएं और गौपालन को अपने लिए मुनाफेदार बनाएं। तो आइए ऐसे ही पशुपालक से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अनुसंधान केंद्र गोवंश से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, कई वर्षों से, और यहाँ से हमें जो नई नई जानकारी मिलती है बीज की भी, वैसे भी जो ये है सीमन है ये भी हमें उपलब्ध करवाते हैं डॉक्टर साहब। और वैसे भी गांव में कैंप लगाते हैं, गांव में जो पशुओं का फ्री इलाज करते हैं, कई बार साल में कैंप लगा देते हैं। और वैसे भी खेती के बारे में भी जो ऑर्गेनिक खाद है उसके बारे में भी बता देते हैं कि ऐसा करो, उसके लिए तैयार भी हम सामान देंगे, करो किसान को फ्री। और किसान के लिए यहाँ तक भी है कि बाहर कहीं जाना हो दूसरे स्टेट में अपने ही वाहन से लेकर जाते हैं, लाते हैं, कोई प्रदर्शनी हो, कहीं भी हिसार हो, हैदराबाद हो, गए किसान, हम गए साथ में। तो ऐसा नहीं है, लाभ खूब मिल रहा गांव को, अच्छी तरह मिल रहा है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ डॉक्टर डबास और उनकी टीम के साथ काफ़ी 5 सालों से या कहो कि बहुत दिनों से इसके साथ साथ काफ़ी बार आना जाना हो गया है। और डॉक्टर डबास हमारे यहाँ अक्सर कैंप लगाते हैं। और पशु में सबसे मेन प्रॉब्लम जो है क्रमित गर्भधान केंद्र के तहत जो सीमेन उपलब्ध कराते हैं, वो जो यहाँ से सीमेन हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट डॉक्टर है वो हमें उपलब्ध नहीं करा पाते। यहाँ से फ्रिजवाल नस्ल जो केंद्रीय गोवंश अनुसंधान की है वो बहुत परफेक्ट है। और साहिवाल 2 नस्ल के हमारे यहाँ डॉक्टर डबास जी ने एआई की और उनकी बच्चियाँ हमारे यहाँ ब्याई, जिसने 14 से 15 लीटर दूध हमारे पास दिया और अवेलेबल है। तो मैं केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इसी तरह आगामी अभी और फिर आगामी आगे भी हमारे साथ किसानों के साथ जुड़े रहें। इस संस्थान का दौरा करके इतना तो पता चल गया कि बदलाव तो हो रहा है हमारी सरकार के प्रयास से, श्रेष्ठ संस्थानों के साथ से। हमारे किसान, हमारे पशुपालक अब वैज्ञानिक तकनीकों को अपना रहे हैं, अच्छी नस्लों के पशुओं का चयन कर उनका पालन बेहतर तरीके से कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में निश्चित ही सुधार देखा जा रहा है। मेरठ स्थित ICAR के CIRC में और भी उपलब्धियां हो, गायों का संरक्षण और नस्ल सुधार पर कार्य और शोध यूं ही चलते रहें। हमारे गौवंश पशुओं का दूध उत्पादन और भी अधिक बढ़े, ज्यादा से ज्यादा पशुपालक इससे जुड़े, हमारे युवा इस श्रेष्ठ संस्थान का सहयोग लें और गौपालन के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करें। इसी उम्मीद के साथ आज के सफर में बस इतना ही।